Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study atomic structure. Now start the lecture and understand what is atom. See, atom is the smallest particle of matter or substance which takes part in chemical reaction and which cannot exist in free state. We get the information of atom earlier by Maharshi Kanad, right? Indian Maharshi Kanad stated about परमाणु. परमाणु क्या होता है समझिए, right? So according to Indian Maharshi Kanad, if we break down or divide a particular matter, we will get small pieces of it. If we further divide it or break down it, we will get smallest particle of a matter which cannot be divided further. और उसी smallest particle को महर्षि कनाद ने परमाणु कहा था, which means that according to Indian Maharshi Kanad, the smallest particle of matter which is indivisible is परमाणु. और इसी के समान जो था डेमोक्राइट्स ने अपना आइडिया प्रस्तुत किया था. According to Democrats, the smallest particle of matter which is indivisible is a atomic particle. और इसी के आधार पर जो है जॉन डाल्टन ने फिर एक डिटेल जो था थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसको एटॉमिक थ्योरी कहा गया था, राइट. सो जॉन डाल्टन propounded atomic theory in 1804 and according to atomic theory the matter is consist of tiny particle known as atom, or atom is the smallest particle of matter or substance which cannot be divided further. तो एटॉमिक जो सिद्धांत था उसके अनुसार तीन चीजें आप यहां पर याद रखें, राइट. अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी which was propounded by John Dalton in 1804, atom is made up of tiny particles known as atom, and atom is the smallest particle of matter and substance which cannot be divided further, right. And in a chemical reaction neither atom is formed और neither atom is destroyed, right. साथ ही साथ जॉन डाल्टन ने यह भी कहा था कि किसी भी एक एलिमेंट के, जैसे ये क्या हो जाएगा सोडियम, तो किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम क्या होते हैं समान होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं समान होती हैं, परंतु एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगा एलिमेंट्स, जैसे सोडियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इनके जो एटम्स हैं, राइट, उनका मास नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी अलग अलग होंगी, राइट. तो इस तरीके से अगर हम सिंपली कहें तो एटम क्या हुआ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और सबस्टेंस, राइट, which takes part in a chemical reaction and which cannot exist in a free state. जो एटम है वो मैटर की क्या होती है क्रिएटिव यूनिट होती है. क्यों? क्योंकि एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस. These molecules and ions aggregate in large number and form matter. तो इस तरीके से मैटर की जो क्रिएटिव यूनिट होती है वो क्या होती है एटम होती है, राइट. और एटम के बारे में जो एटॉमिक थ्योरी थी which was presented by John Dalton in 1804, and according to John Dalton the smallest particle of matter is atom, right. And this theory was accepted by the end of 19th century, क्योंकि 19th century के बाद में जो recent experiments हुए थे उनके आधार पर यह माना गया है कि एटम को भी फर्दर जो है डिवाइड किया जा सकता है. एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है बना हुआ होता है, राइट. तो जो मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके अनुसार, राइट, मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार एटम इज नॉट इंडिविजिबल, राइट. Atom can be
फर्दर डिवाइडेड एन एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। राइट, अब हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट एटम। राइट, फिर हमने यहाँ पर एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आइसोटोप के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो हमने बहुत अच्छे से जो कंसेप्ट थे उनको यहाँ पर समझा था। इस लेक्चर में हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है? तो अभी हमने समझा कि एक एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। अब एटम में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके लिए साइंटिस्ट ने मॉडल्स जो है प्रस्तुत किए हैं और उनको ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। तो इस टॉपिक में नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ही यही हुआ है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके लिए ही हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। राइट, तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से उपस्थित होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके लिए सबसे पहला जो सिद्धांत था वो थॉमसन के द्वारा जो है दिया गया था। राइट, तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ क्या हो जाएगा, एन एटम हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज एटम, व्हाट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। ये जो है पूरा पूरा 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, या हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए, व्हाट इज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, राइट, डिस्क्राइब इट। ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थॉमसन का मॉडल ऑफ एन एटम को मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो थॉमसन का मॉडल था, राइट, दिस वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विच वाज propounded in 1904 बाय क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। तो ये बिल्कुल इजी है, राइट। 1804 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, राइट, एटॉमिक थ्योरी दी थी, और जे थॉमसन ने 1904 में फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडल था वो प्रेजेंट किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विच वाज propounded in 1904 बाय जे थॉमसन। अब जे थॉमसन के अनुसार एटम कैसा होता है उसको हम यहां पर समझते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जो एटम है, राइट, वो एक स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल एटम जो है स्फेरिकल होता है, राइट। और एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। जैसे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एटम में, और इसी जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो इसमें बिखरा हुआ रहता है, इसी में जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, राइट। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको जो पहले पढ़ा था वो थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, तो ये हो जाएगा जॉन डाल्टन ने जो है एटम की डिस्कवरी की थी, राइट। उसके बाद में रदरफोर्ड ने जो है, रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया था, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। अब इसके बाहर, राइट, तो एटम जो है, एटम की खोज किसके द्वारा की गई थी, जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। फिर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, और फिर जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने बताया था कि इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी,
और रदरफोर्ड ने ही बताया था कि चूंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चूंकि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, तो जाहिर सी बात है जितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है उतने ही चार्ज का एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए जो कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है। फिर आके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की क्या की थी, खोज की थी। इतना हम जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से एटम में अरेंज होते हैं इसके बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था, ताकि इसके लिए ही जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने बताया कि जो एटम है, राइट, ये जो एटम है ये एक रिजिड, स्फेरिकल और कैसा होता है, पॉजिटिवली बॉडी होती है, राइट। तो ये रिजिड स्फेरिकल बॉडी होती है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से। और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, राइट, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, राइट। और अगर इसको हम देखें तो ये जो वाटर लेमन है ये उसके जैसे दिखाई देता है। वाटर लेमन का अगर आप आधा कटा हुआ भाग देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा। तो वाटर लेमन जो है इसको क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था उसको वाटर लेमन थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जो आधा कटा हुआ वाटर लेमन होता है, अगर आप उसको गौर से देखें तो जिस तरीके से वाटर लेमन का जो इडेबल पोर्शन, जो इडेबल रेड पोर्शन होता है, उसी तरीके से एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे लेमन में जो उसके सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स होते हैं, वो पॉजिटिव जो कि इडेबल रेड पार्ट में धसे हुए होते हैं, इसी तरीके से एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेड पोर्शन की तरह। और इसमें जो सीड के समान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। और इस मॉडल को ही हम क्या कहते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्लियर, ये आपको डायग्राम बनाना है और जब भी आप डायग्राम बनाएं तो हमेशा आप उसका नाम जरूर करें, राइट। जैसे ये जो रेड पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये जो ब्लैक सीड हैं ये क्या हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये इसको हमको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। दरअसल ये जो हमने पढ़ा है ये वर्तमान समय की जो मॉडर्न खोजें उसके अनुसार है। यहां तक हम कैसे पहुंचे उसकी पूरी की पूरी जो है हम हिस्ट्री यहां पर देख रहे हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये पहला क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। इसके अनुसार एटम एक स्फेरिकल, राइट, स्फेरिकल जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसमें पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, राइट। और इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही जो है नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अवस्थित होता है। जैसे वाटर लेमन में जो इडेबल रेड पोर्शन होता है उसके समान पॉजिटिव चार्ज होता है। और वहीं जैसे वाटर लेमन में जो ब्लैक सीड होते हैं जो कि रेड इडेबल पोर्शन में होते हैं, वो धसे हुए होते हैं, वैसे ही एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये क्या हो जाएगा, थॉमसन का मॉडल ऑफ एन क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, राइट। यही जो पूरी पूरी थ्योरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर बता देता हूँ, राइट। तो एन एटम इज रिजिड spherical positively charged body whose entire positive charge is uniformly distributed, right। और इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज में ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, राइट, डिस्पर्स्ड होते हैं।
इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? वाटर लेमन से की थी। तो जिस तरीके से वाटर लेमन का जो रेड ईडेबल पोर्शन होता है उसी तरीके से एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जिस तरीके से वाटर लेमन में जो सीड है वो रेड ईडेबल पोर्शन में धसे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम में पॉजिटिव चार्ज में ही नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, राइट। इसीलिए जो जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एन एटम है इसको वाटर लेमन, राइट, क्या कहा जाता है? वाटर लेमन थ्योरम भी कहा जाता है, राइट। और इसमें जो पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, राइट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में होते हैं। इसीलिए जो एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, राइट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद में आप डायग्राम बनाएं इतना, उसके बाद में आप अगर ये थ्योरी लिखेंगे तो आपको पूरे जो है 5 नंबर आ जाएंगे, राइट। अब हो सकता है 11 मार्कर में इसके ड्रॉबैक्स भी पूछे जाएं तो हम इसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, राइट। तो जो जे थॉमसन मॉडल है उसके दो या तीन महत्वपूर्ण ड्रॉबैक थे। सबसे पहला क्या हो जाएगा? द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन within negative charge with negative charge inside the positively charged part could not be explained by this model। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसमें पॉजिटिव चार्ज में ही इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए थे। इसको क्लियरली समझाया नहीं जा सका, राइट। तो द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन with negative charge inside the positive charge, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसका रीजन जो है नहीं एक्सप्लेन किया गया इस मॉडल के द्वारा। दूसरा क्या ड्रॉबैक था? राइट, बाय दिस मॉडल द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके जो रिजल्ट्स आए थे उनका एक्सप्लेनेशन भी थॉमसन के मॉडल से नहीं दिया जा सकता था। तीसरा क्या हो जाएगा? द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, तो ये तीन इसके क्या थे? ड्रॉबैक्स थे या तीन इसके क्या थे? लिमिटेशंस थे, राइट। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही फिर जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो दूसरा जो मॉडल है वो हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। तो ये क्यों किया गया था? अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो टू फाइंड आउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम, इसके लिए रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किया था और उसके आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। तो टू फाइंड आउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम, इसके लिए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले हम जो है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर इसको आसानी से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड क्या ली थी? फॉइल ली थी और इस गोल्ड फॉइल पे जो थे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। ये क्या हो जाएंगे? अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और वह न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए ही अल्फा, बीटा और गामा रेस को क्या करता है? एमिट करता है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने जो रिजल्ट्स प्राप्त किए थे उनको समझते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई तो कुछ जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो तो इस फॉइल से क्या हो गए? सीधे निकल गए, राइट। और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से क्या हो गया? डेविएट हो गए इस तरीके से, राइट। और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो तो अपने पाथ से क्या हो जाए? डिफ्रैक्टेड हो गए इस तरीके से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां पर इसको तीन तरीके से समझते हैं।
देखिए, जब एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई तो कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, सीधे निकल गए, राइट। तो पहला कंक्लूजन इससे ये निकाला गया, राइट, पहला कंक्लूजन इससे ये निकाला गया कि चूंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, राइट, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का जो मैक्सिमम भाग है वो कैसा है, खोखला होता है, राइट। कुछ जो पार्टिकल्स थे वो अपने मार्ग से क्या हो गए, डेविएट हो गए, राइट। परंतु कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्रैक्टेड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के जो भाग होता है, राइट, एटम में एक ऐसा डेंस एरिया होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जो है पॉजिटिव जो चार्ज है वो डिस्पर्स्ड होता है, और इसी को रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, राइट। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड ने, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स रहता है, और इसके बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है रदरफोर्ड की जो थ्योरी है मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहाँ पर थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, राइट, जिस पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या की थी, बम्बार्डिंग की थी। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी, किस पर, गोल्ड फॉइल पर, और उससे जो थे 3 कंक्लूजन निकाले थे। सबसे पहला क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो भाग है, या हम एक तरीके से कहें कि इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द रीजन इन द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपने पाथ से डेविएट हो गए, और वेरी फ्यू, कितने, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्रैक्टेड एंड रिटर्न, दैट इज हैवियर मास इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। देयरफॉर जो अल्फा पार्टिकल थे वो कोलाइड हुए और रिटर्न हो गए। इसके तात्पर्य उन्होंने ये निकाला कि एटम में एक डेंस एरिया होता है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड एरिया, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेंस एरिया होता है, और इसी को रदरफोर्ड ने क्या माना था, न्यूक्लियस माना था। इस तरीके से एटम के न्यूक्लियस की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और रदरफोर्ड ने बताया था कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 15 times smaller than the radius of atom, right। तो जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस 10 to the power 5 times जो है स्मॉलर होती है एटम की रेडियस से। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो अभी तक जो हमने समझा था वो क्या था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, राइट। ये क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड हो जाएगा, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, और इस मॉडल के अनुसार क्या था, राइट। इस मॉडल के अनुसार पहली चीज तो क्या हो जाएगी, द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और उसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो मैं यहीं पे बना देता हूं, हाँ, राइट। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पहली चीज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है, राइट। तो पहले ही तो ये हो जाएगा, द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। और एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
इन सर्कुलर पाथ। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी में एटम का पूरा द्रव्यमान जो है या मास है वो कंडेंस्ड होता है, राइट। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड मास ऑफ द एटम इज कंडेंस्ड इन न्यूक्लियस। इसी के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इसी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या था यहां पर वो समझते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाएगा, राइट। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। और हमने अभी देखा था कि यहां पर अंतर कितने का होता है, 10 की घात 5 का, राइट। तो अगर हम माने कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। तो यहां पर जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसका हम सीधा सा ये मान सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उसी में एटम का पूरा मास क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। अर्थात न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। वहीं इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब हमने इसके पहले पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम एक रिजिड और स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज क्या होती है, बॉडी होती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इसमें ही जो है, इसमें ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए होते हैं, राइट, इस तरीके से। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जे थॉमसन के अनुसार ये एटम हो जाएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट, इस तरीके से, और बाकी का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन सब जगह पर क्या होंगे, फैले हुए होंगे, क्लियर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थॉमसन का मॉडल ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे वाटर लेमन में सीड होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन इसी पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए होते हैं। ये थॉमसन का था। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी में एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, राइट। और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है उसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा गया, राइट। थॉमसन का मॉडल कैसा था, वाटर लेमन मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल कैसा हो जाएगा, सोलर सिस्टम मॉडल हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहला इसकी जो लिमिटेशंस है वो ये है कि देखिए कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट होगी जिसकी वजह से वो रेडिएशन को इमिट करेगा। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ में जो है मूव करेगा तो उसको इमिट करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी जब पूरी की पूरी इमिट हो जाएगी तो वो जो न्यूक्लियस है उसमें जाकर गिर जाएगा और इस तरीके से जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये यहीं पर लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेशनरी while rotating in the path because any charged particle will accelerate in circular path
एंड एनर्जी विल बी रेडिएटेड फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। तो एनर्जी उससे क्या होगी, रेडिएट होगी, और जब एनर्जी रेडिएट होगी तो एक समय पश्चात जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि एटम तो क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरा यहां पर क्या था, दिस मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया था। दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज देयर एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर किस तरीके से किस ऑर्बिट में है इसके बारे में भी नहीं बताया गया था। तो दो जो लिमिटेशंस थे या ड्रॉबैक्स थे, एक तो ये है कि जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो रेडिएशन को इमिट करेगा, और जब उसका रेडिएट करेगा तो वो उसकी एनर्जी जब बहुत कम हो जाएगी तो वह जो है न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा और इससे अनस्टेबल हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया था। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसको भी इसके द्वारा जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो ये हमने जो है यहाँ पर दो मॉडल्स देख लिए। अब उसके बाद में आया बोर्स मॉडल ऑफ क्या हो जाएगा, एन एटम। तो देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ठीक ठाक मॉडल था, राइट। रदरफोर्ड के मॉडल पे जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको जो था बोर के द्वारा दूर किया गया था। तो टू रिमूव द ऑब्जेक्शंस रेज्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल, नील्स बोर प्रेजेंटेड मॉडल ऑफ एन एटम। फिर जो है नील्स बोर ने अपना मॉडल ऑफ जो एटॉमिक मॉडल था वो प्रस्तुत किया था, right? To remove the objections raised on Rutherford's model, Niels Bohr presented model of atom। और जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था, राइट, वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित था, राइट। ये किस पर आधारित था, बोर्स क्वांटम मैकेनिक्स। साथ ही साथ इट इज बेस्ड ऑन मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो मैक्स प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी पर क्या है, आधारित है, राइट। इसीलिए इसको रदरफोर्ड बोर्स मॉडल भी कहा जाता है। सो दिस इज आल्सो नोन एज रदरफोर्ड बोर्स मॉडल, राइट। और ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर भी आधारित है। इसको 1903 में नील्स बोर ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर जो है समझते हैं। सबसे बड़ी क्या थी, जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के मॉडल में इतना तो क्लियर हो चुका था कि ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अब नील्स बोर ने क्या कहा था वो समझिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो चूंकि जो एटम होता है वो स्टेबल क्यों होता है, उसका पहला कारण तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन एक विशेष ऑर्बिट में ही लगाते हैं, जिसको क्या कहा था, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा था, जिसको ही एनर्जी लेवल कहा था, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, right? When electron revolve in these discrete orbits, their energy is not radiated, right? जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेशल ऑर्बिट में ही क्या करता है, न्यूक्लियस का रिवॉल्व करता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी तो वह न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा तो जो एटम है वो अनस्टेबल नहीं होगा, राइट। तो ये पहला जो ड्रॉबैक था वो दूर हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा तो उसका जो है
राइट, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होगी। अब नील्स जो बोर था, नील्स बोर ने इन ऑर्बिट्स को क्या कहा था, एनर्जी लेवल कहा था, राइट। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इन एनर्जी लेवल को इंग्लिश के अक्षर LMNOP के द्वारा या 1 2 3 के जो है दर्शाया जाता है, राइट। इसमें से भी अगर हम देखें तो यहां पर जो ऑर्बिट होगी उसको 1 से दर्शाते हैं, राइट। तो अगर जैसे मैंने कहा कि या तो एनर्जी लेवल फर्स्ट, तो उसको के ऑर्बिट, यहां पर के और आएगा, एनर्जी लेवल फर्स्ट तो के ऑर्बिट, एनर्जी लेवल सेकेंड तो उसको एम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल थर्ड या एन ऑर्बिट, और एनर्जी लेवल 4 या उसको ओ ऑर्बिट भी कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही यहां पर और भी जो है दिखाया गया था, वो क्या कहा गया था, बोर आल्सो सक्सेसफुली एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एटॉमिक मॉडल। और जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा थी उसको किस तरीके से बताया गया था वो समझते हैं। देखिए यहां पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट होती है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है, फिर इससे ज्यादा एनर्जी लेवल इस ऑर्बिट का होगा, फिर इस ऑर्बिट का, और फिर उस ऑर्बिट का। और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, राइट, तो देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एनर्जी लेवल कैन एब्जर्व एनर्जी एंड मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल, राइट, एंड विच इज कॉल्ड एक्साइट स्टेट। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये हायर जो एनर्जी लेवल है उसमें जो है मूव कर सकता है, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इसका उल्टा भी संभव है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है तो वह उतनी ही मात्रा में एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो था सिद्धांत था। कुल मिलाकर रदरफोर्ड के मॉडल में, राइट, रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी ड्रॉबैक या लिमिटेशंस थे उनको नील्स बोर के मॉडल में दूर कर दिया गया था, और नील्स बोर ने सीधा कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक, राइट, सर्टेन ऑर्बिट्स में ही क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा था। और जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही सर्कुलर करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, जिससे वह न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा, अर्थात स्टेबल रहेगा। पहली लिमिटेशंस दूर हो गई। दूसरी चीज उसने कहा था कि ये जो सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं उनको एनर्जी लेवल कहा था, जिनको हम 1 2 3 4 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट होती है उसका एनर्जी लेवल कम होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जो है जा सकता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल वाली ऑर्बिट में आएगा तो वो उतनी ही मात्रा में एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ये किसका हो जाएगा, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ जो थी लिमिटेशंस थी उनको हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। तो बोर का जो मॉडल था उसके द्वारा हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, परंतु ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं दिया गया। दूसरी चीज यहां पर क्या था कि अगर हम हाई एफिशिएंसी माइक्रोस्कोप से देखें, राइट, तो इट इज नोन दैट थिक लाइंस ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी फाइन लाइंस। दीज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस cannot be explained by Bohr's principle। तो Bohr's principle के माध्यम से जो फाइन स्पेक्ट्रम लाइन है उनको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और थर्ड क्या हो जाएगा कि जो जीमन इफेक्ट था उसको भी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा चुका,
राइट। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है? इट वाज सीन बाय एक्सपेरिमेंट दैट स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज एमिटेड, राइट, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेक्ट्रम लाइन गेट स्पिल्ड। तो जब स्पेक्ट्रम लाइन जो कि इमिट होती हैं, अगर उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो क्या होती हैं? स्पिल्ट हो जाती हैं, जिसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बोर्स के द्वारा नहीं दिया गया। तो ये 3 मॉडल जो है हमने यहाँ पर अब तक जो है देख लिए हैं, राइट। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? जे थॉमसन का क्या हो जाएगा? वाटर लेमन मॉडल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड का सोलर सिस्टम मॉडल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? नील्स बोर का क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा। और नील्स बोर के मॉडल में रदरफोर्ड के मॉडल की जो भी कमियां थी उनको दूर कर दी गई थी। अब रदरफोर्ड के मॉडल में जो कुछ भी कमियां हैं उनको फर्दर और जो है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा दूर कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर एक और बोरबरी रूल को यहाँ पर पढ़ते हैं। बोरबरी रूल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, बोरबरी रूल ये कहता है, सबसे पहले तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनर्जी लेवल होते हैं उन्हीं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। अब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोरबरी रूल के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ द ऑर्बिट और एनर्जी लेवल हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यदि n बराबर क्या है? 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? n बराबर 1 है, मतलब ऑर्बिट कौन सी होगी? k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n²। तो 2 और 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 2। अर्थात k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर जैसे हम दूसरा ले लें, n बराबर कितना? 2, एनर्जी लेवल 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n², मतलब 2 × 2 की पावर 2, मतलब 4 दूना 8। तो यहाँ पर n मतलब l, तो l में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8, राइट। फिर जैसे हमने कहा कि n बराबर कितना हो जाएगा? 3, तो इसमें कितनी संख्या होगी? 2n², तो मतलब 2 × 3 की पावर 2, 3 × 9 और 2 18, तो मतलब यहाँ पर n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी, राइट। फिर जैसे मैंने कहा, तो इस तरीके से अगर एनर्जी लेवल 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। एनर्जी लेवल 2 है तो उसमें 8, 18। अब जैसे हमने कहा कि 4 है, n बराबर 4, तो 2n² बराबर 2 × 4, 4 × 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा 2, 8, 18, 32, वो यहीं से आता है, राइट। तो जितना n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा या एनर्जी लेवल। तो यदि एनर्जी लेवल फर्स्ट है या ऑर्बिट k है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। एनर्जी लेवल 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। एनर्जी लेवल 3 है या n ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। एनर्जी लेवल 4 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको वैलेंसी में अगेन पढ़ना है, वो ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी कितने? 8, राइट। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होता है या एक तरीके से केमिकली इनएक्टिव होता है, जैसे नोवल गैसेस हो जाएंगी। तीसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिट ऑफ एन एटम डू नॉट टेक अप स्पेस अंटिल द इनर ऑर्बिट्स प्रेसीडिंग इट आर कंप्लीटली फिल्ड। आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो जैसे हमने कहा कि किसी एटम में जैसे क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो k ऑर्बिट में जाएंगे, फिर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो l ऑर्बिट में जाएंगे। ये नहीं होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सीधे सीधे जाकर यहाँ पर m ऑर्बिट में जाकर पूरे के पूरे जो है स्पेस लेंगे, ऐसा नहीं है।
8 इलेक्ट्रॉन है तो वो शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएंगे, राइट। इस तरीके से ये क्लियर होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सीक्वेंशियली भरी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर आज ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मैं आपको समअप करके बता दूं तो सबसे शुरू में हमने जे थॉमसन का जो वाटर लेमन मॉडल है वो पढ़ा था कि वाटर लेमन की तरह ही क्या होता है, एटम होता है। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना सोलर सिस्टम मॉडल दिया था, राइट, जिसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा था, उसके चारों ओर ही जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फिर नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद में हमने बोर बरी रूल पढ़ा था, राइट। तो इस तरीके से जो था हमने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ से 11 मार्कर में ये तीनों के तीनों जो हैं एटॉमिक मॉडल पूछे जा सकते हैं। ये जो थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड नील्स बोर मॉडल, ये तीनों के तीनों मॉडल जो हैं 11 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अभी भी अगर आप देखें तो सेल क्या होती हैं, सब सेल क्या होती हैं, राइट। प्रीवियस ईयर के एग्जाम अगर आप 2021 के अगर एग्जाम की बात करें तो उसमें बहुत ही डेप्थ में पूछा गया है। तो सेल क्या है, सब सेल क्या है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से समझेंगे, क्लियर। तो हमने पहले लेक्चर में केवल और केवल एटम के बारे में पढ़ा था और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। इस लेक्चर में हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम जो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। टिल देन, थैंक यू।